Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I have already uploaded all the blocks of BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग. उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड देयर इज अ प्रॉपर प्लेलिस्ट जिसमें आपको सीरीज वाइज सारे ब्लॉक मिल जाएंगे. वहाँ से अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. अदरवाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाली हूँ. ये एक शॉर्ट रिविजन रहेगी जो कि आप एग्जाम से पहले देख सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड दीज आर माय हैंडल्स. ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड टेलीग्राम. यहाँ पे आप लोगों को डिटेल सारी मिलती रहेंगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी. यू कैन जॉइन मी. ओके, सो लेट्स बिगिन. So our first question is define accounting and explain its objective, functions and scope. ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका फंक्शन एंड उसका स्कोप. सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को. जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं मॉनेटरी टर्म्स में, हम सबसे पहले उनको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री की फॉर्म में. फिर उनका लेजर अकाउंट बनता है. ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद हमारी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हमारी बैलेंस शीट, P&L और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है. ठीक है, हम उनको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में डालेंगे. जैसे कि डेटर्स, तो डेटर अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग बनेगा. ठीक है, उसके बाद समराइज करने का मतलब है वही जो हम P&L और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. इट मीन समराइज करना, कि शॉर्ट में समरी देना, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें. फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, हम सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस को असरटेन करते हैं कि हमारी कंपनी ने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमाया है. उसके बाद हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं. ठीक है, कंपनी की हम अगर फाइनेंशियल ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि हमारी कंपनी इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस कमा रही है. ठीक है, उसके बाद हमारे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में वही जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, वही चीजें आ जाती हैं. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, अलग अलग जर्नल में, लेजर्स में, इनमें. फिर हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग हमारा बेसिकली जर्नल से डील करता है, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. क्लासिफाइंग में हमारा आ जाता है, जो हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, तो हर अकाउंट की अलग अलग, कैश अकाउंट अलग है, उसके बाद डेटर अकाउंट अलग है, क्रेडिटर अकाउंट अलग है, मशीनरी अकाउंट अलग है, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट अलग हो जाता है. तो क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग अकाउंट्स में जो हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है समराइजिंग. समराइजिंग वही जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या फिर P&L अकाउंट. ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेट करना, हमारी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी बनी है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं और यूजर्स से. यूजर्स हमने पढ़े थे ना, दो तरह के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, तो उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है. ओके, सो सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं. एक हमारा डेबिट होगा, एक हमारा क्रेडिट होगा. कभी भी कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जिसमें या तो सिर्फ डेबिट हो रहा है या फिर सिर्फ क्रेडिट हो रहा है. हमेशा हमारा डुअल इफेक्ट जाता है. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे कि एक तो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल रहा है, हर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं. उसके बाद कोई भी एरर होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं. एंड उसके बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी एक्यूरेट बन के तैयार होती हैं, क्योंकि हर चीज़ हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, प्रॉपर एक फंक्शन, प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करके कर रहे हैं. तो इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी एक्यूरेट भी मिलती है. नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है.
अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब है हम सबसे पहले क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, हमारी एक कंपनी है, उसमें सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर दे आर इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट। ठीक है, जो भी मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उनके अलावा जो भी हमारी मनी टर्म्स में नहीं होती उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जनरलाइज करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं सब जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उनकी। फिर जो भी जर्नल एंट्री होगी उसको हम ले जाके लेजर में पोस्ट करते हैं। जैसे कंपनी में हमारा कंपनी स्टार्ट हुई है 50,000 रुपीज से। ठीक है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा कैपिटल अकाउंट 50,000 से। अब हमारे यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो हम कैश अकाउंट की जो एंट्री होगी वो कैश अकाउंट में जाके करेंगे लेजर अकाउंट में, एंड कैपिटल की भी उसी तरह से। जैसे हमने एक मशीनरी परचेज करी है फॉर 5 लाख, तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारी मशीनरी क्या एसेट है ना, एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हमारा 5 लाख रुपीज से टू हमारा, हमने अगर कैश में देके परचेज करा है तो टू कैश अकाउंट। और अगर हमने क्रेडिटर बनाया, फॉर एग्जांपल हमने XYZ लिमिटेड से खरीदा मशीन को एंड हमने उनको पेमेंट करनी है, अभी हमने करी नहीं है, वो हमारे क्रेडिटर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, टू XYZ लिमिटेड। ठीक है, तो फिर लेजर पोस्टिंग जब करेंगे तो XYZ लिमिटेड का अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में वही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाता है। फिर फाइनली हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मैंने आपको इन डिटेल ये समझाए हुए हैं। अगर आपको पूरी प्रॉपर इन डिटेल समझने हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनको थोड़ा सा से ब्रीफली फटाफट जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो हमारा होता है और जो हमारा ओनर होता है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, बिजनेस इज सेपरेट एंड ओनर इज सेपरेट। अगर कोई भी गलती ओनर से हो जाती है तो उसके लिए बिजनेस लायबल नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा कोई भी गलती अगर बिजनेस करता है तो उसके लिए लायबल ओनर नहीं होगा। तो बिजनेस हमारा अलग होता है। देन आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम हमेशा ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, हम कभी भी ऐसी अजम्पशन से बिजनेस शुरू नहीं करेंगे कि हमारा बिजनेस आने वाले कुछ टाइम में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये अज्यूम करा जाता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन फोर्सिएबल फ्यूचर। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट। जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि हमारा जो भी मशीनरी, जो भी एसेट वगैरह है, उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या परचेजिंग कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू और हमारा जो भी एक्सपेंसेस है उनको एक बैलेंस्ड वे में हमेशा करना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी एक्सपेंस तो करती जा रही है, खर्चे करती जा रही है, बट कंपनी का रेवेन्यू हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि हमें जो भी हमारा अर्न हो चुका है, इनकम हमारी अर्न हो चुकी है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, एक होता है कैश वाला। ठीक है, कैश आया कंपनी में, कैश गया कंपनी से, तो हमने रिकॉर्ड करा। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हाँ, आपने वो पढ़ा होगा ना, प्रीपेड चीजें होती हैं, कुछ एडवांस पेमेंट्स करते हैं हम, है ना, तो वो सारा हमारा एक्रूअल में आता है। जो हमारा प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, हमें इन सब चीजों को भी रिकॉर्ड करके चलना है, इनको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी है सामने वाले पर्सन को, तो मेरा हक बन चुका है कि मुझे मेरी फीस मिल जानी चाहिए। भले ही वो फीस मेरे को चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मिले, बट मैं उसको आज रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, वो मेरी इनकम है जो मुझे अभी नहीं हुई बट होने वाली है, बट मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जो मेरा हक बन चुका है मैं उसको हमेशा रिकॉर्ड करूंगी। तो ये मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
हमें कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि हमने एक बार जो मेथड यूज़ कर लिया है हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के हमेशा दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से तो हमें उसी मेथड को कंटिन्यू रखना है। फिर ऐसा नहीं करना कि हमने 2 महीने तो स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लिया, फिर हमने 2 महीने WDV यूज़ कर लिया, फिर 3 महीने वापस स्ट्रेट लाइन। ऐसे कभी भी नहीं करना है, इससे जो हमारी मशीन की कॉस्ट है वो एकदम गलत आएगी। ठीक है, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, जो मेथड आप यूज़ करते आ रहे हो वही यूज़ करो, जो प्रिंसिपल्स आप यूज़ करते आ रहे हो वही प्रिंसिपल्स अपने यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हमारा क्या बोलता है कि हमें एंटिसिपेट करना है फ्यूचर लॉसेस को, प्रॉफिट्स को नहीं। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये हमें बोलता है कि अगर हमें पता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे डेटर्स हैं, उनसे मुझे पैसा आना है, तो देखो चांसेस हैं कि बैड डेट हो सकते हैं। बैड डेट का मतलब, देखो बैड डेट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी सामने वाले पर्सन से, मेरे पास 20,000 रुपए आने थे, ठीक है, मैंने उनको सेल करी थी 20,000 का कुछ, एंड 20,000 मुझे आने थे और वो लोग मेरे को सिर्फ 18,000 दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 2,000 नहीं दे सकते। मतलब वो 18,000 में सेटल कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो 2,000 है वो हमारा लॉस हो गया, अब वो रिकवर तो हो नहीं पाएगा, तो वो हमारा बैड डेट हो गया, है ना। तो हम ऐसे बैड डेट होने के चांसेस बहुत नॉर्मल होते हैं, तो हम इन बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं कि हम पहले से ही, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हम 5% 10% प्रॉफिट एज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के रख लेंगे, ताकि हमारा फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो हमेशा फ्यूचर के लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजंस वगैरह बना के रखो। फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स है उनके लिए मत बनाओ, बट लॉसेस के लिए हमेशा बना के रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जिसमें सबसे पहले है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, यानी कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। अब हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही तो इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हैं ना, तो वो रिलायबल है, इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन। तो रिलायबिलिटी देन रेलिवेंस, यानी कि उनको ज़रूरत है, रेलिवेंट है, जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है, PNL की, ट्रेडिंग की, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो एक तो रिलायबल होता है, एक रेलिवेंस है। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरा इस साल काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है तो मैं प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड्स देख के, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के कंपेयर कर सकती हूँ कि इतना ज़्यादा लॉस किस वजह से हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, टाइमलीनेस वेरीफाइबल। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इजी है, समझ सकते हैं। ठीक है, देख के क्लियर हो जाता है कि हाँ कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज है, कंपनी का इतना नेट प्रॉफिट है, कंपनी का इतना नेट लॉस है। तो अंडरस्टैंडेबल है, टाइमलीनेस है, टाइम लगता है इसमें, एंड वेरीफाइबल है, हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जर्नल से हमारा लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से PNL और ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर उससे हमारी बैलेंस शीट। तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई भी गलती अगर हमें लग रही है तो हम उसका अकाउंट की डिटेल्स खोल सकते हैं, है ना, लेजर अकाउंट खोल लेंगे, तो वेरीफाइबल भी होता है, इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। हमारे पास आता है सिक्स्थ, जिसमें हम नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी फिक्स्ड एसेट होता है ना, उसकी वैल्यू में रिडक्शन। ठीक है, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी मशीनरी है, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ अमाउंट कम होता है, किस वजह से, ड्यू टू यूज एंड वियर एंड टीयर। होता है ना, छोटा मोटा कुछ पार्ट वगैरह मशीन का टूट गया या कोई भी दिक्कत आ गई, ठीक है, यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्विस भी होती है, वो बार बार खराब भी होती है यूज होने से, तो उसकी वैल्यू हमेशा साल भर साल क्या होता है, गिरती रहती है, तो रिडक्शन होता है कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक तो करेक्ट प्रॉफिट पता होना चाहिए। ठीक है, एसेट की ट्रू वैल्यू क्या थी हमें वो पता होनी चाहिए। फिर रिप्लेसमेंट, अगर हम ऐसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि हम इसकी जगह पे दूसरी मशीन लेके आ रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास होना चाहिए। और हमारी जो भी मशीनरी है या फिर जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी उसकी जो भी हमने वैल्यू वगैरह निकाली है वो हमारा क्या, प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके होना चाहिए।
उसके बाद हमारे वही डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन और हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, हर साल सेम ही डेप्रिसिएशन लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपीज की, ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% का है, तो 2 लाख का 10% इज 20,000। तो मैं हर साल क्या करूंगी, 20,000 माइनस करती रहूंगी, ठीक है। जैसे पहले मेरी मशीनरी 2 लाख की थी, 20,000 माइनस हो गए तो 1,80,000 की रह गई। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने वापस 20,000 माइनस करा तो 160 की रह गई। तो हर साल हमारा सेम ही अमाउंट माइनस हो रहा है। WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, हम सेम नहीं करते। जैसे 2 लाख की मशीनरी खरीदी, 10% 20,000 आया, फर्स्ट ईयर में हमने माइनस कर दिया, अब हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, 1,80,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1,80,000 का 10% यानी कि 18,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिपेंड करता है कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है हर साल। नेक्स्ट आते हैं हमारे अकाउंटिंग में कुछ एरर्स होते हैं, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर हमारा कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। ये आपको एरर्स इन डिटेल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 16 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, मुझे फटाफट कवर कराना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। तो आप भी उसमें देख सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती रहती है ना, जैसे नंबर गलत लिख दिया, 10,000 था तो गलती से 1 लाख लिख दिया, तो इस तरह की छोटी मोटी एरर होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस वही जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट शो करेगा हमारे सारे लेजर अकाउंट्स का। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी मिलती है, ट्रायल बैलेंस पे हमारा डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड अगर आ जाता है तो इसका मतलब हमारी सारी एंट्रीज सही है, हमारा ट्रायल बैलेंस एकदम ठीक बना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायल अकाउंट से ही हम, ट्रायल बैलेंस से ही हम अपना PNL और बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई भी एरर है वो यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स में वही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, PNL, बैलेंस शीट, ठीक है। एक चीज और, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे PNL में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में हमारा हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, और इसमें हमारा PNL अकाउंट में हमेशा नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किससे निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट PNL अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हम गुड्स को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कंसाइनर गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी को फॉर सेल, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल मैं कंसाइनर हूँ और आप लोग कंसाइनी हो, तो मैंने आपको गुड्स दिए, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिए कि आप उनको सेल करो मेरे बिहाफ पे, ठीक है। तो ओनरशिप तो मेरे पास ही रहेगी, लेकिन आप सिर्फ सेल कर रहे हो और आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक। तो ओनरशिप हमेशा कंसाइनर के पास रहती है जब तक गुड्स बिक नहीं जाते। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर, एक टेम्पररी बिजनेस एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। ये नहीं होता कि हमने बस एक मिलके एक कंपनी बना ली, एक जॉइंट वेंचर बना लिया एंड वो हमारा हमेशा के लिए चलेगा, नहीं। ये टेम्पररी होगा, कुछ टाइम के लिए चलता है, आपस में प्रॉफिट्स या लॉसेस अगर होंगे तो भी आपस में बांटे जाएंगे। सेपरेट एग्रीमेंट होता है, दोनों अपने अपने काम करते हैं, फिर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाएगा जॉइंट वेंचर, प्रोजेक्ट खत्म होगा, जॉइंट वेंचर खत्म, ठीक है। उसके बाद हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम गुड्स को परचेज किया जाता है इंस्टॉलमेंट में, जैसे हम किश्तों में परचेज करते हैं ना, वही चीज है। ओनरशिप सिर्फ तभी पास ऑन होगी जब फाइनल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। फिर वो ब्रांच का प्रॉफिट निकालेंगे, और ब्रांच, देखो इसमें काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, इसमें हमने दो तरह की ब्रांच पढ़ी थी, एक हमारी इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। एक हेड ऑफिस होता है, जो डिपेंडेंट वाली होती है वो हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। जो हेड ऑफिस होगा वही उनके अकाउंट्स वगैरह बनाएगा, वही सारी चीजें देखता है। इंडिपेंडेंट वाली खुद के अकाउंट्स वगैरह बना के हेड ऑफिस को सिर्फ शो कर देती है, ठीक है।
तो दिस वाज ब्रांच अकाउंटिंग। एंड उसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर के थ्रू हम कंप्यूटर के कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके जो अकाउंटिंग करते हैं उसको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, ठीक है, एक्यूरेट होता है, गलतियां नहीं होती, होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, अपनी जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, वाउचर्स क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद हमारा जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब ऑटो जनरेट हो जाता है, ठीक है। इजी स्टोरेज है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, अलग से मैनुअल बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिक्योरिटी होती है क्योंकि इसमें हम लोग पासवर्ड्स लगा सकते हैं यूज़र का, एडमिन का, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, एक तो रिस्क के इसमें चांसेस होते हैं, वायरस वगैरह हो सकता है, और हमारा सॉफ्टवेयर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर हमें किसी को समझाना है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा तो उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स तो देखो एक बार को चल जाते हैं, बट वैसे अगर हम ऑफिस में देखें तो कंप्यूटर्स होते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गई तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ये 10 टॉपिक्स हैं। अगर लास्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे आपका पेपर अब है, आप 1-2 घंटे पहले रिवीजन कर रहे हो, तो ये 10 टॉपिक रिवाइज कर लो एंड दीज आर इनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इसमें एक बार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लेना, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, डेबिट एंड क्रेडिट का जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का एक बार देख लेना, फाइनल अकाउंट्स हमारे पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियां होती है उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, अ, इसका इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, मेन एरर्स देख लेना हमारी कौन कौन सी तरह की, ठीक है, ओमिशन वाली, और हमारा प्रिंसिपल एरर, ठीक है। कंसाइनमेंट का देख लेना, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी। जॉइंट वेंचर हमारा टेम्पररी बेसिस पे होता है। हायर परचेज हमारा इंस्टॉलमेंट पे चीज़ों को परचेज करना। फिर ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है, और फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो ये सब टॉपिक आप कर लोगे ना, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इनफ होगा, आराम से आप पास हो जाओगे, इवन अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी होंगे, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आप लोगों का ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये पीपीटी चाहिए होगी, तो आई शेयर इट देयर, ठीक है। एंड बाकी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।